Assalamualaikum. In today's lecture, we'll be studying about structured query language SQL. This is the part 3rd of the video. If you haven't watched part 1 and 2, I would suggest that you watch those first. I've given its link in the description. ओके अब तक हमने SQL के बारे में पढ़ लिया है कि SQL फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इसकी डिफरेंट कमांड्स हमने देखी हैं। आज हम कुछ फर्दर और कमांड्स देखते हैं इम्पॉर्टेंट और SQL को वाइंड अप करते हैं। ओके प्रीवियस लेक्चर के लास्ट स्लाइड में हमने देखा था काउंट का एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें हमने देखा था कि सेलेक्ट काउंट की क्वेरी से हमारे पास कैसे वो तमाम रोज़ आ जाती हैं जो कि किसी कंडीशन पे फॉल करी हो, जैसे कि ऑर्डर आईडी इज़ इक्वल टू 1004 या फिर जो हमने एग्जांपल की थी कि सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर या पेशावर या कराची। तो जो भी कंडीशन हो उस पे जितनी भी रोज़ फॉल करी होती हैं उसको काउंट करके एक वैल्यू आउटपुट इस कमांड से एक वैल्यू आउटपुट आती है। एक टैबुलर फॉर्म में आउटपुट नहीं आती बल्कि एक वैल्यू की आउटपुट आती है। ओके नेक्स्ट है लाइक का ऑपरेटर। लाइक के ऑपरेटर से आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस पहले आप ये कर रहे थे कि आप कॉलम का नाम देते थे कंडीशन में और जो भी वैल्यू आप चाहते थे सेल में उसका नाम लिख लेते थे। अब अगर आप चाहें कि मैं वो तमाम रोज़ चाहता हूँ जिसमें एंड में 4 आता हो, या फिर वो तमाम रोज़ जिसके स्टार्ट में 1 आता हो, या फिर वो तमाम रोज़ जिसके बीच में 00 आता हो, उन सब रोज़ को सेलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। उसके लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक का कमांड। लाइक के कमांड से आप वाइल्ड कार्ड को यूज़ करते हुए ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि अगर आप ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसके एंड में डेस्क आता हो तो आप वाइल्ड कार्ड पहले लिखेंगे, डेस्क बाद में लिखेंगे। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो तमाम कॉलम्स जिसके स्टार्ट में डेस्क आता हो तो उसके लिए आपने करना होगा कि वाइल्ड कार्ड आप एंड में लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप वो तमाम कॉलम्स रोज़ सेलेक्ट करें, वो तमाम रोज़ सेलेक्ट करें जिसके बीच में डेस्क आता हो तो आपने क्या करना है जी, डेस्क बीच में लिख देना है और वाइल्ड कार्ड बोथ साइड्स पर। ओके लाइक की एग्जांपल हम देखते हैं। हमारा वही पुराना टेबल है, इसमें मैंने अपडेट की क्वेरी यूज़ करते हुए ये 2 न्यू नेम्स डाले हैं, एहसन ख़ान और सरिश ख़ान। तो अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि वो सारी रोज़ हम सेलेक्ट करें जिसके नाम में ख़ान आता हो, जिसके नाम के एंड में ख़ान आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर डेटा, इसे तो आपके पास पूरा डेटा आ जाता है। अब हम एक फ़िल्टर अप्लाई करते हैं कंडीशन के थ्रू, तो उसका तरीका वही है कि वेयर आप लिखें और फिर लिखें नेम। पहले आप लिखते थे इक्वल टू एहसन ख़ान या इक्वल टू अनीस, तो उसके मुताबिक आ जाता था। अभी आपने क्या करना है, वेयर नेम लाइक, लाइक का ऑपरेटर हमने यूज़ किया, नेम लाइक और हमने लिख दिया ख़ान। अब हम चाहते हैं कि अच्छा जिस तरह आपके पास कैप स्मॉल है उसी तरह से आपने लिखना है। और अब हम चाहते हैं कि ऐसी तमाम रोज़ सेलेक्ट हों जिसके एंड में ख़ान आता हो, इसलिए हमने जो आपका वाइल्ड कार्ड है ये आपने स्टार्ट में लगा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो देखिए वो सारे रोज़ सेलेक्ट हो गए जिसके नेम के एंड में ख़ान आता हो। नेक्स्ट है आपके पास बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर आपके एंड और नॉट ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि आपने हमेशा से गेट्स में पढ़ते आ रहे हैं, और ये वेयर की क्लॉज में आते हैं, जस्ट लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और लाइक। ये सारे ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े हैं ये वेयर की क्लॉज में आ रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी हमने पहले भी की थी, हमने कुछ इस किस्म की एग्जाम्पल की थी कि वेयर नेम इज़ इक्वल टू ये एंड नेम इज़ इक्वल टू ये, तो काम करता है वेयर नेम इज़ इक्वल टू ये और नेम इज़ इक्वल टू ये। तो इस तरह की आप वेयर के क्लॉज में इसको डाल सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपके लाइक के ऑपरेटर भी यूज़ हुआ है और एंड का ऑपरेटर भी यूज़ हुआ है। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप करें सेलेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फिनिश, स्टैंडर्ड प्राइस, ये 3 कॉलम्स आप डिस्प्ले करा रहे हैं फ्रॉम
टेबल प्रोडक्ट वी इस टेबल से आप डिस्प्ले करा रहे हैं, वेयर, उसके बाद वेयर के बाद आपकी सारी कंडीशन की क्लॉज है, वेयर की क्लॉज है। इसमें आपके पास क्या करें कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लाइक डेस्क और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लाइक टेबल, ऐसी तमाम रोज़ सेलेक्ट करनी है जिसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जो सेल है उसके एंड में डेस्क आता हो या टेबल आता हो, या डेस्क आए या टेबल आए ज़रूरी नहीं है, दोनों आए, ठीक है, या डेस्क आए या टेबल आए तो वो आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी। एंड यूनिट प्राइस इज़ ग्रेटर देन 300, ठीक है। अब एंड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि एंड के बाद वाली कंडीशन और एंड से पहले वाली कंडीशन दोनों फुलफिल होंगी, ट्रू होंगी, तभी ये कंडीशन चलेगा और आपकी रो सेलेक्ट होगी। ओके, इस को अगर हम टैबुलर फॉर्म में देखें और इसे क्वेरी को इस पे अप्लाई करें तो लाइक आई सेड, पहले तो आपकी लाइक एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, तो ये वो तमाम रोज़ को चेक करेगा जिसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के एंड में या डेस्क आता हो या टेबल आता हो और लिखा हुआ है ना, तो दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है, इससे पहले और बाद में जो एक्सप्रेशन है इसमें से अगर कोई एक भी ट्रू हो तो वो आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी, या डेस्क आए या टेबल आए तो वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। सो आपके पास ये 3 रोज सेलेक्ट हो जाएंगी, चिल्ड्रन डेस्क, स्टडी टेबल और टीचर टेबल वाले रोज सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास कंडीशन है वो है यूनिट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 300, तो यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 300 वाली सिर्फ एक ये रो है और टीचर टेबल वाली रो है, और चिल्ड्रन डेस्क वाली रो में आपके पास यूनिट प्राइस इज़ लेस देन 300, सो ये वाली रो सेलेक्ट नहीं होगी और आपके पास जो आउटपुट होगा उसमें एक ये स्टडी टेबल वाली रो आएगी और टीचर टेबल वाली रो आएगी। ओके, एक और ऑपरेटर जो आपके पास है वो है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हम एक बहुत ही और वाली लंबी स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाह रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक बड़ा सा टेबल है जिसमें से आपके पास एक स्टेट का कॉलम है और आप उन तमाम स्टेट्स का डाटा देखना चाह रहे हैं जिनके स्टेट FL है या TX है या CA है या HI है, ठीक है। इन 4-5 स्टेट्स का आप डेटा आउटपुट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मल सेलेक्ट की क्वेरी करेंगे, अपनी कॉलम्स डिस्प्ले कराएंगे, टेबल का नाम बताएंगे और फिर वेयर की क्लॉज में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्टेट इज़ इक्वल टू FL और स्टेट इज़ इक्वल टू TX और स्टेट इज़ इक्वल टू CA और स्टेट इज़ इक्वल टू HI। तो ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है, और दोबारा से बार बार आपको स्टेट लिखना पड़ रहा है। अगर आपके यहाँ पे तो 1 2 3 4 आप स्टेट्स आउटपुट करा रहे हैं, अगर आप 4 से ज़्यादा 5 10 कराना चाह रहे हो तो ये बहुत लंबी स्टेटमेंट बन जाती है। तो इस लंबी स्टेटमेंट को अवॉइड करने के लिए हम इनका ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इनका ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे कि आप वही पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद वेयर के बाद आप लिखेंगे स्टेट इनका ऑपरेटर एंड देन ब्रैकेट्स में आप उन सारी स्टेट्स का नाम लिख लेंगे जिनका आप आउटपुट कराना चाह रहे हैं। सो ये जो आपकी क्वेरी है ये और जो पिछली साथ में आपने और के साथ यही क्वेरी लिखी थी, ये दोनों आपको सेम रिजल्ट देगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर बाय का क्लॉज। ऑर्डर बाय के क्लॉज से आपकी रोज़ की सॉर्टिंग होती है। तो यही जो पुरानी एग्जांपल है यहाँ पे वही आई हुई है, उसके एंड पे आपने क्या किया, उसकी सॉर्टिंग कर दी है। सॉर्टिंग कैसे की है कि आपने लिखा है वेयर के बाद जो आपने नॉर्मल कंडीशन लिखी थी उसके बाद आपने लिख दिया ऑर्डर बाय, और जिस कॉलम के हिसाब से आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सो आपने लिख दिया स्टेट, यहाँ पे आप एक कॉलम भी लिख सकते हैं, अगर आप मल्टीपल कॉलम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उसमें फिर ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टेट पहले लिखा हुआ है तो वो पहले स्टेट के मुताबिक उसकी सॉर्टिंग करेगा, फिर उसके बाद उसको कस्टमर नेम के मुताबिक सॉर्टिंग करेगा। सो इस एग्जाम्पल में पहले तो ये स्टेट के मुताबिक सॉर्टिंग करेगा, पहले ये CA आ जाएगा, CA की तमाम रोज़ आ जाएगी, फिर उसके बाद FL की तमाम रोज़ आ जाएगी, फिर उसके बाद HI की तमाम रोज़ आएगी और फिर TX की तमाम रोज़ आएगी। अब CA जो है कनाडा, इसमें भी मल्टीपल लोग रह रहे होंगे, उनके जो कस्टमर नेम है फिर उसके मुताबिक सॉर्टिंग करेगा। कस्टमर नेम काफ़ी सारे होंगे, हो सकता है एक ज़ैनब हो, एक अली हो, फ़ातिमा हो, तो सॉर्टिंग इसकी फिर ऐसे करेगा कि पहले अली का नाम लिखेगा, फिर फ़ातिमा का नाम लिखेगा, फिर ज़ैनब का नाम लिखेगा और फिर उसके बाद FL के स्टेट के तमाम लोगों के नेम्स आएंगे। कि फिर है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज जो है आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है, लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट।
इसको सीखने से पहले आपको एग्रीगेट फंक्शंस का पता होना चाहिए। एग्रीगेट फंक्शन की हमने एग्जांपल पहले भी एक की थी। हमने दिया था काउंट का फंक्शन, देखा था कि काउंट का फंक्शन क्या करता था। आपके पास जितनी भी पूरे टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ किसी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही थी, उन सारी रोज़ को काउंट करके उसने दिखा दिया था। जैसे हमने एग्जांपल की थी कि जितने भी पीपल लिविंग इन लाहौर थे उनको काउंट करके आउटपुट कराया था, और जितने भी पीपल लिविंग इन पेशावर थे उनको काउंट करके उसका आउटपुट कराया था। तो ये एक्चुअली क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, एक क्वेरी के अगेंस्ट एक वैल्यू आउटपुट में देता है, एक टैबुलर फॉर्म में या मल्टीपल वैल्यूज़ आउटपुट में नहीं देता। अनलाइक द स्केलर एग्रीगेट, वेक्टर एग्रीगेट आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ आउटपुट में देता है, और ये ग्रुप बाय के क्लॉज के साथ काम करता है। ग्रुप बाय के क्लॉज के साथ अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपके पास वेक्टर एग्रीगेट आता है, आपके पास मल्टीपल आउटपुट आते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एक ही टेबल में सारी आउटपुट्स आ जाए, मेरे पास पेशावर के जितने लोग हैं उसको भी काउंट करके दे दे, और लाहौर के जितने लोग हैं उसको भी काउंट करके दे दे, कराची के सारे लोगों को भी काउंट करके दे दे एक ही टेबल में, मुझे अलग-अलग क्वेरी ना लिखनी पड़े हर एक के लिए, तो तब हम ग्रुप बाय का क्लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आप देख ले तो इसकी क्वेरी कुछ इस तरह कि आप पहले सेलेक्ट लिखते हैं, जो कॉलम्स आप आउटपुट कराना चाहते हैं वो लिखते हैं, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने अपना फंक्शन लिख लिया। यहाँ पे ये फंक्शन आपका वेक्टर एग्रीगेट परफॉर्म करे, क्योंकि ये ग्रुप बाय के साथ आपने लिखा हुआ है, तो ये आपको मल्टीपल वैल्यूज़ आउटपुट में देगा। तो आपने लिखा काउंट, और जिस कॉलम को आप एग्रीगेट करना चाह रहे हैं, जिस कॉलम को काउंट करना चाह रहे हैं, वैल्यूज़ काउंट करना चाह रहे हैं वो लिखा। फिर उसके बाद आपने ग्रुप बाय लिख लिया, और ग्रुप बाय के बाद आप अपनी उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसकी आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे कस्टमर स्टेट लिखा हुआ है, तो कस्टमर स्टेट के अंदर जितने भी HI के अगेंस्ट रोज़ है, जितने भी HI के अंदर कस्टमर्स रह रहे हैं उनका अलहदा से ग्रुप बन जाएगा। CA के कस्टमर्स का अलहदा से ग्रुप बन जाएगा, एंड सो ऑन, जितनी भी स्टेट्स हैं उनका अलहदा से ग्रुप बन जाएगा। फिर उसके बाद ये पहले ग्रुप बाय का फंक्शन क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, ग्रुप बाय का क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद इसको काउंट करेगा, और जितने भी एक एक ग्रुप के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको काउंट करके ये सारा कुछ डिस्प्ले करेगा। ओके, हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल को ही लेके चलते हैं और इस पे अपने ग्रुप बाय के क्लॉज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अगर आपके पास ग्रुपिंग हम करने जा रहे हैं, एड्रेस पे ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सेलेक्ट एंड देन एड्रेस। एक कॉलम हम चाह रहे हैं कि एड्रेस का हो, दूसरे में आपके पास काउंट करके आ रहा हो एड्रेस। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये वेक्टर एग्रीगेट हो, सो हम ग्रुप बाय का क्लॉज लिखेंगे। पहले तो फ्रॉम अपने टेबल का नाम लिखे, कस्टमर डेटा। ठीक है, इसका ख्याल रखें कि आपके पास यहाँ पे फर्नीचर सेलेक्ट हुआ हो, या जो भी आपके डेटाबेस का नाम है वो सेलेक्ट हुआ हो। ठीक है, फ्रॉम अपने टेबल का नाम लिखा, आगे ग्रुप बाय, कैप्स में लिख लें, स्मॉल में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रुप बाय, और जिस कॉलम की आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं वो लिख लें। इसको एग्जीक्यूट करके देख लें। एग्जीक्यूट हमने कर लिया, तो आपके पास क्या आ रहा है कि एड्रेस का कॉलम आ रहा है। ठीक है, और जिसमें हर एक एड्रेस की ग्रुपिंग हुई हुई है, और उसके अगेंस्ट उसको ग्रुप के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको काउंट करके यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे सेकंड कॉलम में आप देखें तो इसको कोई नाम नहीं दिया हुआ, आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं। हमने इसी लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एलियासिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि हम आउटपुट करते हुए कॉलम को कोई न्यू नेम दे सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हम उसके लिए हम एज़ यूज़ करते थे। एज़ लिखा आपने, और कॉलम को जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे दे। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज माय कॉलम इसको नाम देना चाह रही हूँ। इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो ये देखिए ये न्यू नेम इसको मिल गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग क्लॉज। हैविंग के क्लॉज से आपके पास हैविंग का क्लॉज इज़ जस्ट लाइक वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के साथ आप कोई कंडीशन डालते थे, तो
तो ये भी हैविंग का क्लॉज भी उसी तरह है, लेकिन ये वेयर से डिफरेंट इस तरह है कि ये ग्रुप्स पे काम करता है। जब आप ग्रुपिंग कर लेते हैं और उस ग्रुप पे कुछ कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप हैविंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी है कस्टमर स्टेट के मुताबिक, जितने भी कस्टमर्स एक स्टेट में हैं उनके अलग-अलग ग्रुप्स बन गए रोज़ के, ठीक है। तो फिर अगर उस पे ग्रुपिंग के बाद अगर मैं उस पर कुछ कंडीशन अप्लाई करना चाहूँ कि जी जितने भी कस्टमर स्टेट्स का काउंट ग्रेटर देन 1 है सिर्फ वो मुझे आउटपुट में शो करो, तो उसके लिए मैं हैविंग का क्लॉज यूज़ करूँगी। अब अगर मैं इस टेबल में से वो रो सेलेक्ट करना चाहती हूँ जिसमें एक एड्रेस पे एक से ज़्यादा लोग रह रहे हों, ठीक है, तो वो अगर आप देखें तो पेशावर में एक से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, लाहौर में एक से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कराची में एक से ज़्यादा लोग नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस किस्म की कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि 1 या 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पे रह रहे हों, ठीक है, तो वो मेरे पास आउटपुट में आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि उसके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पहले ग्रुपिंग की जाए और ग्रुपिंग के बाद उसको हर एक ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ़ रोज़ आ रही हैं उसको काउंट किया जाए, ठीक है। तो वो तो हमने ये वाला काम हमने पिछली क्वेरी से करना सीखा हुआ था, वो अगर आप देख लें तो वो कुछ ऐसे था। ये हमारे पास क्वेरी थी और इसको अगर आप एग्जीक्यूट करें तो आपके पास ये वाली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब हम फर्दर इसमें चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ वो वाली एड्रेसेस आएँ जिसमें हमारे पास एड्रेस का जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो वो आप कंडीशन यहाँ पे वेयर के साथ नहीं लगा सकते, ये आप एक ग्रुपिंग के बाद आप इस पे कंडीशन डाल रहे हैं, इसलिए आप इसको हैविंग के साथ लिखेंगे। हैविंग आपने लिखा और इसके बाद आपने लिखा कि काउंट एड्रेस इज़ ग्रेटर देन 1। इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो सिर्फ वो वाले एड्रेसेस आपके पास आ रहे हैं जिनका काउंट ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यू का। व्यू से पहले हमने अब तक जितने भी सेलेक्ट की क्लॉजेस पड़ी थी वो प्रीटी मच हमने सारी कवर कर ली हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट व्यू की तरफ। व्यू आज एक्चुअली आपकी DDL की कमांड है जो हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था। SQL के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि DDL की कमांड्स आपके डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज होती हैं, आपके डेटाबेस को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं इसकी कमांड्स। तो सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने सारी DML की कमांड्स पढ़ी हैं, एक बीच में ये DDL की कमांड आ रही है व्यू, ठीक है। इसके बाद हम जॉइन पढ़ेंगे, तो इससे पहले आपको व्यू का पता होना चाहिए कि व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। और ये व्यू मैं आपको पहले इसे नहीं करा सकती थी क्योंकि आपने तब सेलेक्ट फ्रॉम वेयर वगैरह नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो व्यू एक्चुअली हमारे पास सेलेक्ट के बाद आता है कि जब भी हम कुछ सेलेक्ट करते हैं और उसको फिर जो आपके पास आउटपुट आता है उसको अगर आप स्टोर करना चाहते हैं अपने पास एक वर्चुअल टेबल की फॉर्म में, ठीक है, तो उसको आप व्यू कहते हैं। व्यू एक्चुअली आपके पास एक वर्चुअल टेबल होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक वर्चुअल टेबल व्यू क्रिएट किया हुआ है। कैसे क्रिएट किया हुआ है कि सबसे पहले आपने जो भी आपकी सेलेक्ट की स्टेटमेंट है वो लिख लें, ठीक है, जो भी आप आउटपुट कराना चाहते हैं। अब इसको अगर आप एज अ व्यू सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे क्रिएट देन व्यू, फिर अपने व्यू को कोई भी नाम दे दें, ठीक है। उसके बाद एस लिखें और फिर अपनी सेलेक्ट की स्टेटमेंट जिसे आप एज अ व्यू सेव करना चाहते हैं। कि व्यू को भी हम SQL मैनेजमेंट स्टूडियो में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये जो हमने एग्ज़ाम्पल की थी पिछली, जिसमें हमने सारी जो सिटीज़ थी उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ कस्टमर्स थे उनको काउंट करके डिस्प्ले किया था। अब इस क्वेरी की जो आउटपुट है इसको हम अपने पास अगर सेव करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई मायने रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास सेव रहे ये आउटपुट, हमें हर दफ़ा एक क्वेरी ना लिखनी पड़े, तो उस आउटपुट को एज अ व्यू हम स्टोर कर सकते हैं अपने पास। तो उसका बहुत ही आसान तरीके, आपने क्या करना है, आपने लिखना है क्रिएट व्यू को कोई भी नाम दे दें आप। मैं नाम दे देती हूँ फॉर इंस्टेंस माई व्यू और उसके बाद एज, उसके बाद आपकी सेलेक्ट की क्वेरी। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करें
कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब अगर इसको आप रिफ्रेश करें तो ये देखें तो आपके पास जो आपने व्यू क्रिएट की थी माय व्यू के नाम से ये यहाँ पर आ गई है। इसके कॉलम्स देखें, एड्रेस और माय काउंट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या करता है, टेबल्स को कंबाइन करता है। तो अब तक जो हमने क्वेरीज पढ़ी हैं वो ये हम सब कुछ सारी मैनिपुलेशन एक ही टेबल के साथ कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आपके एक डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम में देखा था कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हमारे पास कस्टमर का टेबल है, इसका रिलेशनशिप है एक ऑर्डर के टेबल के साथ कि इस कस्टमर ने ये ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। तो हमें जब एक कस्टमर के ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जाहिर सी बात है हमें कस्टमर और डेटा दोनों टेबल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन दोनों को हमें किसी तरह से ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, तो फिर जाके हमें इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम ज्वाइन की क्वेरी यूज़ करते हैं, और ये हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब हमारा एक टेबल का दूसरे जो टेबल है उसके साथ वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। और हमने पढ़ा था कि मैनी की साइड पर आपके पास फॉरेन की होता है। सो ये जो हमारी पुरानी एग्जांपल थी जो हमने कॉन्सेप्चुअल डायग्राम में हम अपने देखी थी, हमने इससे रिलेशनल डायग्राम बनाई थी। तब हमने ये किया था कि कस्टमर और ऑर्डर का आपस में वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो जब हम इससे रिलेशनल डायग्राम बना रहे थे, जब भी हम इससे टेबल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ऑर्डर में चूँकि मैनी वाली साइड पे आपके पास फॉरेन की आती है, तो ऑर्डर में आपके पास कस्टमर आईडी एज अ फॉरेन की होगा। टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि जॉइन का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो एक्चुअली आपके पास ये होता है कि अगर फॉर इंस्टेंस ये आपका कस्टमर का टेबल है, ठीक है, और ये आपका ऑर्डर का टेबल है, ऑर्डर में आपके पास फॉरेन की है कस्टमर आईडी। तो जॉइन का ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका कस्टमर टेबल है इसमें जो फर्स्ट आईडी है कस्टमर नंबर 1, इसको ये दूसरे वाले टेबल में जो फॉरेन की है उसके थ्रू लोकेट करेगा। फॉरेन की में देखेगा कि वो आईडी किधर है, वो ये है हमारे पास 01, और इसके अगेंस्ट देखेगा कि ऑर्डर कौन सा है, तो इसको ये यहाँ पे लिख देगा। कस्टमर आईडी 1 के अगेंस्ट ऑर्डर है पेंसिल बॉक्स का। सिमिलरली ये फिर नेक्स्ट पे जाएगा, 2 को देखेगा, 2 को यहाँ पर लोकेट करेगा फॉरेन की में। 2 के अगेंस्ट जो आपका ऑर्डर है वो है 01, वो इसने यहाँ पे लिख दिया। फिर अगेन देखेगा कि इसके अलावा तो कोई फॉरेन की में कस्टमर आईडी 2 तो नहीं है, तो उसने देखा तो दोबारा एक और जगह पर भी है, वो भी इसने यहाँ पर लिख दिया कि कस्टमर आईडी 2 ने एक पेपर का ऑर्डर भी किया हुआ है। फिर उसके बाद ये कस्टमर आईडी 3 को फॉरेन की में लोकेट करेगा। कस्टमर आईडी 3 हमारे पास यहाँ पर है, इसने एक चार्ट का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है जिसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद 4, 5, 6 इस टेबल में नहीं है, सो उसके अगेंस्ट इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। सो आपके पास जॉइन की एक्चुअली 3 टाइप्स हैं। एक है लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और इनर जॉइन। लेफ़्ट आउटर जॉइन ये करता है कि अगर आपके पास लेफ़्ट वाली जो टेबल है, मतलब लेफ़्ट आउटर जॉइन से पहले जो आपने लिखा हुआ है, इसमें जिन एंट्रीज़ के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है, जैसे 4, 5, 6 के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं थी ऑर्डर में, लेकिन फिर भी इसको हमने लिखा है, तो ये लेफ़्ट वाले टेबल को कम्प्लीटली लिख रहा है। लेकिन जो राइट वाला टेबल है, जो कि इसके अंदर बुक्स वाली एंट्री थी, इसके अगेंस्ट कोई कस्टमर नहीं था, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखा। सो ये लेफ़्ट वाले टेबल को कम्प्लीटली लिखेगा। इसके बरक्स जो राइट आउटर जॉइन है वो राइट वाले टेबल को कम्प्लीटली लिखेगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ के अगेंस्ट आपके कोई कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल ये इसको लिखेगा क्योंकि ये राइट आउटर जॉइन है। और 4, 5, 6 जो जिसमें कोई ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ हुआ
उसको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। राइट आउटर जॉइन में आपका जो राइट वन टेबल है उसको आप कंप्लीटली लिखते हैं। इसके बरक्स जो आपका इनर जॉइन है, इनर जॉइन में आपके पास सिर्फ रिलेटिंग एंट्रीज आती हैं, जिनका आपस में रिलेशनशिप है, सिर्फ वही वाली एंट्रीज आएंगी। 4, 5, 6 के अगेंस्ट कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ हुआ, सो ये यहाँ पर इस टेबल में नहीं आ रही है। इसी तरह फिफ्थ का जो फिफ्थ ऑर्डर है ये किसी कस्टमर ने प्लेस नहीं किया हुआ, सो ये हमारे पास इनर जॉइन के टेबल में नहीं इंक्लूड होंगी। ओके, अब आते हैं जॉइन के सिंटेक्स की तरफ। जॉइन का सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि आपने लिखना है सेलेक्ट और अपने कॉलम्स के नाम जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो कस्टमर आईडी है ये आपके कस्टमर वाले टेबल में भी है और ऑर्डर वाले टेबल में भी है, इसलिए जब आप कस्टमर आईडी लिखेंगे तो आपने स्पेसिफिकली बताना होगा कि आप कौन से वाले टेबल के कस्टमर आईडी को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी कस्टमर टी वाले टेबल से डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने टेबल का नाम पहले लिखा है, उसको डॉट किया है और फिर उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम जिन दो टेबल्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं और उस ज्वाइन के बाद आप उससे डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपने लिखा कि कस्टमर टी लेफ़्ट आउटर जॉइन ऑर्डर टी। दैट मीन्स कि कस्टमर और ऑर्डर टी के दरमियान लेफ़्ट आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसमें से डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं। जो बाकी आपकी जॉइन की टाइप्स हैं, इनर जॉइन और राइट आउटर जॉइन, उसका भी एग्जैक्ट सेम सिंटेक्स है, जस्ट आपने इसकी जगह उसको रिप्लेस करना है। थर्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि आपने इसमें ये भी बताना है कि कौन से वो दो कॉलम्स हैं जिसकी बेसिस पे ये जॉइन परफॉर्म हो रहा है। तो हमने जो जॉइन को परफॉर्म किया था तो ये हमारे पास एक्चुअली जो यहाँ पे फॉरेन की है, यहाँ से हमने इसको लोकेट किया था। तो जो कस्टमर टी टेबल का कस्टमर आईडी और जो फॉरेन की है यहाँ पर ऑर्डर टी टेबल का कस्टमर आईडी, ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। ये आपने स्पेसिफिकली बताना होगा कि कस्टमर टी टेबल का कस्टमर आईडी और ऑर्डर टी टेबल का कस्टमर आईडी ये दोनों आपके पास इक्वल हैं और इसकी बेसिस पे जॉइन परफॉर्म होगा। सो इसका आउटपुट अगर आप देखें तो चूँकि हमने यहाँ पे लेफ़्ट आउटर जॉइन परफॉर्म किया हुआ है, इसलिए वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ, इनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं है, वो भी हमारे रिज़ल्ट में इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल टेबल जॉइंट्स। आप जॉइन को यूज़ करते हुए 2 से ज़्यादा टेबल्स को भी जॉइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है और सारी वो कॉलम्स लिखी हुई हैं, साथ उनके टेबल के नाम जिनको आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। फ्रॉम जौन से टेबल्स को आप जॉइन करना चाह रहे हैं वो है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने बाकायदा तौर पे नहीं लिखा हुआ कि कौन से जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जॉइन लिखे बगैर, इनर जॉइन, आउटर जॉइन वगैरह लिखे बगैर आप सिर्फ अपने टेबल्स के नाम यहाँ पे लिख दे तो भी उससे भी जॉइन हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे लिख दे वेयर कस्टमर टी जौन से आपके कॉलम्स की बेसिस पे फॉरेन और प्राइमरी की जो कि आपस में इक्वल है और जिसकी बेसिस पे जॉइन परफॉर्म हुआ है, वो सारे कॉलम्स आप यहाँ पर लिख दे तो आप 3 टेबल्स या मोर देन 3 टेबल्स आपके पास जॉइन हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी। ट्रांजैक्शन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेस में। ट्रांजैक्शन आपके पास एक्चुअली होता ये है कि इट इज़ अ डिस्क्रीट यूनिट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी कम्प्लीटली प्रोसेस्ड और नॉट प्रोसेस्ड एट ऑल। कि ऐसा काम जो कि या तो ज़रूरी है कि कम्प्लीटली प्रोसेस हो या फिर अगर बीच में कोई इंटरप्शन आ जाए तो उसको कैंसिल कर दिया जाए और सिरे से प्रोसेस हो ही ना। इट मे इन्वॉल्व मल्टीपल अपडेट्स। ये मल्टीपल अपडेट्स के फॉर्म में होता है और अगर इसकी कोई एक अपडेट भी फेल हो जाती है तो वो अपडेट कैंसिल कर दी जाती है। तो ट्रांजैक्शन की कमांड्स हमारे पास है बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन। ये आपके ट्रांजैक्शन के स्टार्ट और एंड में होता है। इसके अलावा कमिट से आपके पास जो भी आपकी अपडेट है वो परमानेंट हो जाती है। अगर उसके बीच में कोई इंटरप्शन ना आए तो आपकी अपडेट परमानेंट हो जाती है। रोल बैक क्या होता है? रोल बैक से आपके अगर कोई इंटरप्शन आ जाती है तो जो आपके लास्ट कमिट था वहाँ तक जितनी भी अपडेट्स हुई हैं वो सारी कैंसिल हो जाती हैं।
अब अगर इस एग्ज़ाम्पल को आप देख लें तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल अपडेट्स में मल्टीपल क्वेरीज परफॉर्म हो रही हैं। क्वेरी में यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट कर रहे हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर आईडी को ऑर्डर टी के टेबल में। तो हमारे पास ये मल्टीपल क्वेरीज मल्टीपल अपडेट्स में परफॉर्म हो रही हैं। अगर इन अपडेट्स के दरमियान में कोई इंटरप्शन आ जाती है, फॉर इंस्टेंस कोई प्रोडक्ट आईडी गलत एंटर की हुई है, ठीक है, गलत एंटर हो गई है, इंटरप्शन आ गई, तो ट्रांजैक्शन अबॉर्ट हो जाएगा और जितनी अपडेट्स इससे पहले हुई हुई हैं वो सारी रोल बैक होके बिगिन ट्रांजैक्शन तक आ जाएगा, या फिर जो भी आपकी लास्ट कमेंट है वहाँ तक ये रोल बैक हो जाएगा। इसके बरअक्स अगर आपके कोई इंटरप्शन नहीं आती हैं और सारी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाती है तो और ये एंड ट्रांजैक्शन तक पहुंच जाता है, तो आपकी वो जो अपडेट है वो कमिट हो जाएगा और इसमें परमानेंटली वो चीज़ें सेव हो जाएंगी।